नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। संभावना ये थी कि राजस्थान में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ उतरेगी और भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन हुआ उसके उलट। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और भाजपा ने आरएलपी से हाथ मिला लिया है। इस गठबंधन से बहुत सारे चुनावी गणित प्रभावित होंगे। ये माना जा रहा है कि किसान वर्ग का वोट बैंक अब भाजपा की तरफ शिफ्ट हो सकता है और कांग्रेस को कई उन सीटों पर जहां किसान वोट निर्णायक हैं अपनी रणनीति में तब्दीली करनी पड़ सकती है। खासतौर पर मारवाड़ और शेखावाटी में हनुमान बेनीवाल की अहम भूमिका होगी। दूसरा पहलू यह है कि भले ही बसपा, सीपीएम और बीटीपी जैसी पार्टियां मैदान में अब उतर जाएं, लेकिन तीसरे मोर्चे की संभावना खत्म हो गई है और ऐसे में ये पार्टियां आपस में ही एक दूसरे के वोट काटेंगी, ये तय हो गया है। आज के इस बड़े सियासी घटनाक्रम पर प्राइम डिबेट में आज चर्चा होगी। पहले चर्चा के बिंदु। राजस्थान में फिर बीजेपी के हनुमान बने बेनीवाल नागौर से लड़ेंगे चुनाव। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का बीजेपी से हुआ गठबंधन। बीजेपी को थी जाट नेता की जरूरत, बेनीवाल के साथ आने से कमी हुई पूरी। बेनीवाल के बीजेपी के साथ आने से कांग्रेस को लगा झटका। नागौर में बेनीवाल की कांग्रेस की ज्योति मिर्धा से सीधी टक्कर। नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल का है अच्छा खासा प्रभाव। 2008 में खींवसर से बीजेपी से और 2013 में निर्दलीय जीते थे बेनीवाल। 29 अक्टूबर 2018 को बेनीवाल ने नई पार्टी आरएलपी बनाई। विधानसभा चुनाव में आरएलपी के 3 विधायक जीते। जाट बेल्ट में हनुमान बेनीवाल का बड़ा प्रभाव। जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, अजमेर, पाली, राजसमंद, जयपुर ग्रामीण, सीकर, बीकानेर, चूरू में बेनीवाल का है प्रभाव। कांग्रेस और बेनीवाल के बीच भी गठजोड़ के बने थे आसार, लेकिन नहीं बनी बात। तो प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ रामलाल शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप विधायक हैं चौमू से। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और महिपाल महिला हैं हमारे साथ, आरएलपी के प्रवक्ता हैं आप। बहुत स्वागत है आप सभी का। रामलाल शर्मा साहब जी, अब आपके लिए हनुमान बनेंगे बेनीवाल जी? मैं इतना ही कहूँगा कि हनुमान जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक बने थे और कुछ बीच में वो इंडिपेंडेंट रूप से काम करना उन्होंने शुरू किया था। अब वापस वो भारतीय जनता पार्टी के एक घटक दल के रूप एक गठबंधन के रूप में वो वापस साथ में आए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आज हनुमान जी बेनीवाल की जो किसान वर्ग है उसके अंदर अच्छी पकड़ भी है, मेहनत भी करते हैं। उनके मुद्दे विधानसभा के अंदर भी और सड़क के और सदन के दोनों के बीच में वो उठाते हैं। तो आज पूरे राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी बेल्ट ऐसी है जिनके अंदर हनुमान जी ने मेहनत और परिश्रम किए और आज उसकी वजह से वो पकड़ मजबूत हुई है। और जिस तरीके से आज उन्होंने जब गठबंधन किया तो गठबंधन के समय उन्होंने ये कहा कि आज देश के अंदर मोदी जी की सरकार पुनः दोबारा बने और मैं स्थानीय मुद्दों के आधार पे नहीं या प्रदेश के मुद्दों के आधार पे नहीं, मैं राष्ट्रीय मुद्दों के आधार के ऊपर वापस भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर रहा हूँ। और बहुत सी लोकसभा सीटें ऐसी है कि जिन सीटों के अंदर हनुमान बेनीवाल जी का प्रभाव हम सबको देखने को मिलेगा। तो रामलाल शर्मा जी, ये अच्छी बातें हनुमान बेनीवाल जी और उनकी पार्टी के बारे में आपको विधानसभा चुनाव के समय पता नहीं थी क्या? देखिए, विधानसभा के चुनाव अलग हैं और ये लोकसभा के चुनाव अलग हैं। हो सकता है कि उस तत्कालीन समय की जो समय और परिस्थिति के अंदर जो बात रही होगी उन समय उनकी सहमति नहीं बन पाई, लेकिन आज राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, पूरे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और उनके आधार के ऊपर उन्होंने कहा कि मोदी जी ही एकमात्र ऐसे विकल्प हैं जो इस देश के पूरे विश्व के अंदर एक अच्छी इमेज के साथ काम कर सकते हैं। और वो उन राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर सहमति प्रदान करके और एक गठबंधन के रूप में, एक घटक दल के रूप में वो आए हैं। और निश्चित रूप से मैं उनका इस निर्णय के लिए मैं अभिनंदन भी करूंगा और उनका स्वागत भी करूंगा। 1% वोट का डिफरेंस रहा था आपके और कांग्रेस के बीच में इन चुनाव में,
जो अगर समय रहते ये भांप लिया गया होता, जो आज भांपा गया है, तो शायद स्थिति दूसरी हो सकती थी। आज आप लोग सत्ता पक्ष में हो सकते थे। इस पर आगे बात करूंगा। सुशील शर्मा आ गए हमारे पास। जैसे आप इस शो में सुशील जी पहुंचने में आपने देरी कर दी, उसी तरह गठबंधन में आपकी देरी ने ये बात बिगाड़ दी क्या? देखिए, आपको जानकर ये मतलब होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। अच्छा। और अपनी एक सीट जो ये अपना जीत का दावा करते थे वो भारतीय जनता पार्टी ने समझौते में दे दी। तो ये फेलियर से बीजेपी आप क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार रहा नहीं, और इस तरह के गठबंधन करके वो क्या शो करना चाहते हैं, वो खुद की असफलता ही सामने है। और दूसरा, जो बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी करती थी, जिस तरह हनुमान बेनीवाल जी ने पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बनाया, जो बातें की, जो आंदोलन किए, और आज वो वहाँ जाके वापस उनके गोद में बैठ गए, तो वो तो जनता देख रही है, मतदाता देख रहा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के समझौते में गए तो ये जरूरी नहीं है कि राजस्थान भर में जो वोट उनको मिले थे वो उनके कहने से बीजेपी में चले जाएंगे, क्योंकि वो वोट बीजेपी के खिलाफ गिरा था। आपको ये देखना पड़ेगा कि वोट कहाँ गिरा था, कैसे गिरा था, बीजेपी के खिलाफ गिरा था। अब वो हनुमान जी के साथ, क्योंकि बाकी जगह हनुमान जी कैंडिडेट लड़ नहीं रहे, तो अब वो वोट बीजेपी में शिफ्ट होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। वोटर के पास सेकंड चॉइस होती है। हाँ। वो सेकंड चॉइस में जाता है, वो किसी नेता के कहने से नहीं जाता, नेता के साथ जाता है। और नेता का अगर रास्ता बदल देता है तो जनता अपना रास्ता खुद तय करती है। तो मेरा मानना है कि इससे राजस्थान में कांग्रेस को जब वोटों का नुकसान हुआ था हनुमान बेनीवाल जी की वजह से, वो वापस अपने ठिकाने पे आएंगे। कांग्रेस के साथ किसान, जो जिस तरह का घोषणा पत्र कांग्रेस ने दिया है, किसानों के लिए अलग से बजट लाया जाएगा, और 12,000 की न्यूनतम आय मानते हुए 72,000 रुपये साल की जो मदद की जाएगी, वो जो इशू है, हाँ। वो इशू को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का, देश का किसान कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। 2 बातें कही आपने सुशील जी, उसमें से दूसरी बात आपने अपने घोषणा पत्र की कही, उससे पहली बात हनुमान बेनीवाल जी की, उनकी पार्टी के भी हमारे साथ में प्रवक्ता हैं महिपाल जी बताएं। वापस गोद में आकर बैठेंगे कांग्रेस की में, ऐसा कहना है सुशील जी का। स्वाभाविक नहीं है गठबंधन ये? नहीं, वो तो सुशील जी को सारे घटनाक्रम का ध्यान है। सुशील जी की पार्टी के बड़े नेता जब हनुमान जी बेनीवाल के दरवाजे पे आए थे और उन्होंने गठबंधन की बात रखी थी कि कांग्रेस पार्टी आपसे गठबंधन करना चाहती है, शायद उस समय ये बातें बोल रहे होंगे। यही बातें कांग्रेस पार्टी पे लागू हो रही थी। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हमारे दरवाजे पे आए थे गठबंधन करने को लेके। हम तो सुशील जी को ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप गठबंधन की राजनीति से परे हैं? आप गठबंधन आप नहीं कर रहे हैं क्या? आपकी पार्टी ने हमारे पास ऑफर दिया था, आपके बड़े नेता हमारे पास आए थे, बस वो हमारे समीकरणों में फिट नहीं हुआ, इसलिए हमने आपके साथ गठबंधन नहीं किया। दूसरी बात रही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने की, तो हमारे नेता ने ये गठबंधन प्रदेश में न करके देश के चुनाव के लिए किया है। प्रदेश में तो हमने 8,38,959 वोट लिए हैं ना, 1.5 महीने उस समय हमारी पुरानी पार्टी थी, और अब पिछले लगातार 4 महीने से किसानों का, नौजवानों का, युवाओं का हमारे ऊपर लगातार प्यार, प्रेम और आशीर्वाद बढ़ा है। सबकी इच्छा थी कि हम लोग, आज हनुमान बेनीवाल देखिएगा, प्रदेश के नहीं नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक हैं। हाँ जी। तो यहाँ के नौजवानों की यह आशा थी कि आप लोग दिल्ली में भी रहें और यहाँ राजस्थान में भी रहें। हमारे 3 एमएलए यहाँ राजस्थान की विधानसभा में आवाज उठाएंगे। आपकी जरूरत दिल्ली को है, दिल्ली में आप पार्लियामेंट में बैठ के पूरे देश और प्रदेश के किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। हमने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए जिस जगह शिवसेना और अकाली दल बैठते हैं, उस जगह भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं ने गठबंधन करने का काम किया है। राजस्थान के नौजवानों और किसानों सबसे चर्चा करने के बाद हम इस प्रदेश में मजबूत हुए। अब हमारी अगली लड़ाई देश के लिए है। हम लोग देश में भी हमारा संगठन मजबूत करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने मुद्दों के साथ अपने ही चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेगी, ना हमारा किसी से कोई विलय हुआ है। ठीक बात है सुशील शर्मा जी, लेकिन मतलब लब्बुलबाब ये है ना बात का कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कांग्रेस की रणनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखिए, जो आपने बात कही, हाँ जी, कांग्रेस से गठबंधन की बात थी, वो तो एक स्वाभाविक मेल था, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब लोग मिलकर लड़े थे। हाँ जी। लेकिन अब आप पूरे 5 साल वहाँ खिलाफ लड़े और एकदम से उनके साथ जाए खड़े हुए, तो वो एक चीज जो है वो जनता को जम नहीं रही है, पच नहीं रही है कि ये क्या हुआ। इससे जनता क्या को नहीं जम रही है, कांग्रेस को नहीं जम रही। सुशील जी, अरे सुशील जी, आपसे एक सवाल इससे कितना फर्क पड़ता है सुशील जी? जनता को या कांग्रेस? सुशील जी, इसका मतलब ये है कि जनता का फैसला, बीच में जनता का फैसला 23 जनता का जो फैसला है, वो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जनता का फैसला उसमें सत्ता के खिलाफ था, और उसी हिसाब से हनुमान बेनीवाल जी जो हमारे छोटे भाई हैं, छात्र राजनीति से वही हमारे हम लोग साथ रहे हैं, और हमने काफ़ी उनका छात्र राजनीति में सहयोग भी किया है, और आज वो राजस्थान में संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जो कुल मिला के जो जिस तरह की उन्होंने 5 साल संघर्ष किया, तो ये डिसीजन एकदम उसके विपरीत है। मेरा कहने का मतलब ये, इसलिए लोग स्वीकार नहीं करेंगे इसको, क्योंकि लोगों ने हरीश मीणा को
भाजपा के 5 साल सांसद रहने के बाद देवली उनियारा से स्वीकार नहीं किया इन विधानसभा चुनाव में, चूंकि कर्नल सोनाराम को 5 साल कांग्रेस में आपके यहाँ विधायक रहने के बाद पिछले लोकसभा चुनाव में स्वीकार नहीं किया था बाड़मेर से। सुशील जी, उदाहरण दे रहा हूं आपको कि ऐसा नहीं होता कि आदमी 5 साल कहाँ काम कर रहा है और फिर वो चुनाव में कहाँ से उतर रहा है। क्या ऐसा नहीं है कि आदमी का जो व्यक्तिगत प्रभाव है वो असर छोड़ता है? एक व्यक्तिगत प्रभाव, लेकिन एकदम यू टर्न करने से बहुत से लोग छूट जाते हैं। बहुत से लोग उस यू टर्न नहीं कर पाते। गाड़ी लिए तैयार खड़े थे, बस आपकी गाड़ी में बैठे नहीं, इसलिए वो U-turn हो गया। नेता के साथ में कार्यकर्ता इतना तेजी से यू टर्न नहीं कर पाता है कि वो देखता है कि हमने लड़ाई लड़ी इनके साथ और यही अब एकदम उनके गोद में जाके बैठेंगे। लेकिन अब ये बताइए, नेता तो अपनी सुविधा से घूम लेता है, हम्म। लेकिन कार्यकर्ता और आम पब्लिक उसको वाच करती है, देखती है और उस कदम का मूल्यांकन करती है। मेरा मानना है कि ये ज्यादा उससे कोई हनुमान बेनीवाल जी को फायदा होगा नहीं, उल्टा भारतीय जनता पार्टी इसमें एक्सपोज हुई है। उसकी कमजोरी जो टारगेट 25 और 25 जीते, 25 जीतेंगे, तो ये जो बात थी वो खत्म हो गई और इन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी 25 पे नहीं जीत रही है और वो नहीं जीतने का मतलब है कि राजस्थान में वो पिछड़ रही है। इसलिए उसको एक सीट जो नागौर की जीतने की बात कर रहे थे, जो मंत्री रहे केंद्र में, उनका टिकट काट के देना पड़ा, समझौता करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े एक छोटी सी पार्टी के सामने। तो ये स्थिति एक राष्ट्रीय नेशनल, जब दिल्ली में सरकार बनाने की जो बात करते हैं, जो नोटबंदी के चलते जिन्होंने 4 करोड़ लोगों को बेसड़कों पे ला दिया, 100 लोग लाइन में जो है बेचारे मारे गए, जीएसटी के चलते व्यापार उद्योगों में जो चोट हुई है, एक्सपोर्ट आपका बंद हो गया। आज पूरे देश में स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वोट किस मुंह से ये लोग मांगेंगे, किस बहाने ये जनता के बीच जाकर वोट मांगे? देश का नौजवान, किसान, मजदूर, बेरोजगार जो है वो इंतजार कर रहा था 23 तारीख का। इनको तो अपने घोषणा पत्र की अलग से जरूरत ही नहीं है। तो आपने के ही घोषणा पत्र के 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिसके ऊपर लगातार चर्चा कर रहे हैं, उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन महिपाल महिला जी, एक मिनट आता हूँ रामलाल जी, उस मुद्दे पर आता हूँ। लेकिन महिपाल महिला जी, आपके लिए सहज होगा क्या? 5 साल तक आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खिलाफत करी। इन विधानसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पानी पी पी कर कोसा, तमाम खामियां गिनाई। अब उसी पार्टी के साथ गठबंधन करके, हाथ मिला करके आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे। सहज होगा आपके लिए वोट मांगना? देखिए सर, मैं आपको सिर्फ अपने लिए थोड़ी मांगेंगे, दूसरी सीटों पर जाकर आप ये भी कहेंगे ना कि मोदी जी को जिताना है। उस चीज पे मार रहा हूँ। 2013 में भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, 163 सीटें जीत के आने वाली पार्टी ने पूरे घोषणा पत्र को लागू नहीं किया। प्रदेश का नौजवान और किसान उससे आहत था। हमने प्रदेश के नौजवान और किसान की पिछले 5 साल लड़ाई लड़ी। अब रही बात, प्रदेश में चुनाव हो गए, प्रदेश के चुनाव 2023 में आने वाले हैं। अब जरूरत प्रदेश के नौजवानों को यह कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव देश की सबसे बड़ी संसद में बैठे, वहां से हमारी आवाज को बुलंद करे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे नेता प्रदेश में रहते हुए देश की संसद में जाएं और नौजवान और किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करें, पूरे देश के नौजवानों और किसानों की आवाज को। अब उसके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ गठबंधन किया है, तो उससे हमें फायदा मिलेगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को 24 की 24 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा फायदा हो रहा है, इसलिए गठबंधन हुआ है। रही बात जो हमारे जो विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी, वो हमारे पे आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने का, तो हम घनश्याम जी तिवारी और आदरणीय किरोड़ी लाल जी की तरह गए नहीं है। हमारा सहज समान गठबंधन हुआ है। हो सकता है कि वो बड़ी मर्सिडीज में चले, हम मोटरसाइकिल लेके दिल्ली पहुंच जाएंगे, पर हम साथ चलते हुए हमारे गठबंधन के द्वारा दिल्ली का रास्ता तय कर रहे हैं। चलिए, रामलाल शर्मा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा था सुशील जी, आप जिस तरीके से बात कर रहे हो कि कांग्रेस बहुत प्रदेश के अंदर मजबूत है, सुशील जी मुझे 2-3 चीज़ों का मैं बताना चाहूँगा। जो आपके पास लोकसभा के प्रत्याशी नहीं है, जयपुर ग्रामीण के अंदर आपने जो उम्मीदवार बनाए हैं, कहाँ से लेकर आए मुझे बयां करने की आवश्यकता नहीं है। अजमेर की सीट के ऊपर आपने जिनको उम्मीदवार बनाए, कांग्रेस पार्टी में कितने दिन काम किए थे। भीलवाड़ा के अंदर आपने जो उम्मीदवार बनाए उनकी क्या स्थिति है, जो चित्तौड़ से आपकी पार्टी के उम्मीदवार है वो क्या स्थिति है, और आपने जिस तरीके से बाढ़ में सुशील जी आपने झालावाड़, आपने 12 झालावाड़ में जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष था, मेरी पार्टी मेरे प्रदेश अध्यक्ष में उपाध्यक्ष पद के ऊपर काम करने वाले व्यक्ति को आपने चुनाव के अंदर टिकट दिया है। आपने बाड़मेर के अंदर आपके पास कैंडिडेट नहीं है। तो जिस तरीके से सुशील जी आप ये मानकर चलो कांग्रेस राजस्थान के अंदर जो विधानसभा चुनाव के अंदर जिन मुगालतों में रखकर आवाम को गुमराह कर आपने सत्ता हासिल करने की कोशिश की थी, अब प्रदेश की आवाम आपके झांसे में आने वाली नहीं है। वो गए 10 दिन के अंदर कर्ज माफी के वादे, वो गए आपके 35 रुपए बेरोजगारी, एक आदमी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आप चुनाव में आओ तो सही, आप सुरक्षित चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाओगे। जनता और किसान और बेरोजगार इतने अभी जो आक्रोशित है, आप सुरक्षित चुनाव प्रचार नहीं कर पाओगे। आप सुरक्षा बलों के साथ है ना जनता के बीच में। जो किसानों को सारे वादे पूरे करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनेगी। ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी,
किस तरह देखा जाए इस घटनाक्रम को सियासी तौर पर? देखिए जेपी शर्मा जी, ये गठबंधन हुआ आज तो सबको आश्चर्य लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी में जा रहे हैं या हो रहे हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से कह सकते कि एनडीए के 47वें दल के रूप में शामिल हुआ है। पहले 46 थे, अब 47वें हो गए। राजस्थान की राजनीति पर अगर देखा जाए जी, तो इन्होंने 8,38,959 वोट लिए, ये बात सही है। लेकिन आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ जाट नेता खड़े हैं तो उनके खिलाफ जाकर के क्या हनुमान बेनीवाल ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को मत दो? तो ये जाटों की राजनीति के आधार ज्यादातर पर, जगह तो इधर भी जाट हैं तो उधर भी जाट हैं, तो दोनों तरफ की स्थिति के नहीं, एक जगह देखिएगा पाली में देखिएगा, हाँ एक आध जगह ये और स्थिति बनेगी। आप पाली में जाएंगे और फिर आप जयपुर ग्रामीण में जाएंगे तो कुछ जगहों पर आप हनुमान बेनीवाल को तो कह रहे हैं कि हम 5 राज्यों में ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ले जाने की बात हो रही है, हरियाणा में ले जाने की बात हो रही है, और आपके दिल्ली में बात हो रही है, और वो भी कह रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा। अब ये क्योंकि ये बात सही है कि राजस्थान में अगर जीत गए तो अठावले जैसे स्थिति में तो आ सकते हैं, राज्य मंत्री केंद्र के बन भी सकते हैं अगर जीत गए तो वहाँ। लेकिन 10,000 से अगर विधानसभा का चुनाव में अगर एनालिसिस किया जाए तो इनको मिले थे, देखिएगा इनके और साथ में मिला लेते हैं तो इनके 6,14,000 बनते हैं और कांग्रेस के बनते हैं 6,24,000। तो नागौर में भी लड़ेंगे और उससे लड़ने जा रहे हैं जिसकी पोती है, और वो खुद भी कहती हैं कि हमारे घर में तो ये जिस प्रकार से काम करते थे और हैं उन्होंने वो उस तरह से लड़के टिकट लेके आई हैं, क्योंकि वहाँ गठबंधन हो रहा था, कांग्रेस से चाह रहे थे, कांग्रेस में भी कांग्रेस उनका विलय करना चाह रही थी, विलय नहीं हुआ। लेकिन पुरानी बातों का तो मुझे लगता है श्याम जी आपको कोई असर पड़ेगा क्या? पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, आज जिस व्यक्ति का जनमानस के ऊपर प्रभाव है उसको फायदा मिलेगा। देखिए मिलेगा सही, लेकिन आज भी 10,000 से कम है वहाँ पर। आप जीतेंगे, एक बड़ी चुनौती कांग्रेस और किस प्रकार से लड़ेगी या बीजेपी किस प्रकार से दिला पाएगी। पाली में भी पाली में निश्चित रूप से 1,07,000 वोट इनको मिले थे टोटल। जोधपुर में 41,654 वोट मिले थे, राजसमंद में 57,658 वोट मिले थे, जयपुर ग्रामीण में 39,425 मिले थे, और सीकर में 93,329 मिले थे, और भीलवाड़ा में 47,328 वोट मिले थे। ये बात तो सही है, इस प्रकार से सारी जगह पर देखा जाए तो उन्होंने कुछ किया था। लेकिन आज की स्थिति में यदि देखा जाए तो हनुमान जी जिस प्रकार से विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ बोलते थे, आज मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थी। ये बात तो सही है कि ये राज्य स्तर पर निर्णय नहीं करा करके केंद्र में स्तर पर निर्णय करा के आए हैं। अब आने वाले समय में अभी किस प्रकार से समायोजित होकर के बीजेपी का गुणगान कर पाएंगे, ये तो आपको कि अभी लोकसभा के जब चुनाव होंगे, और खुद को कहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे, ये शर्त लिखी है कि इनका अब हनुमान बेनीवाल जी विधायक की जगह सांसद का चुनाव लड़ेंगे। इनको पहले कहा है कि आप चुनाव लड़ोगे तो ही हम आपका गठबंधन स्वीकार करते हैं। इनकी पत्नी को या किसी और को चुनाव लड़ाने की बात नहीं, पहले चल रहा था कि इनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी या इनका कोई भी प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ेगा। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब हनुमान बेनीवाल को तो फायदा मिल जाएगा सीधे तौर पर, बाकी पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। क्योंकि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा आए थे तो लग रहा था कि उनको तो तत्काल राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया था, उनको तो फायदा मिल गया, लेकिन बाद में पार्टी को बीजेपी को फायदा नहीं मिला, उनके जितने खड़े वो सब हार गए। तो ये तो सब चीजें हैं कि राजनीतिक तौर पर फायदा तो तात्कालिक तो क्योंकि हनुमान बेनीवाल को मिला कि वो पार्लियामेंट का चुनाव बीजेपी और प्लस दोनों चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश में कोशिश करेंगे, घूमेंगे भी कि मैं जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश की पार्टी बन जाए। लेकिन आप जिस पार्टी के साथ 29 अक्टूबर 18 में आपने घोषणा के साथ में जब आए थे जयंत चौधरी, तो वो तो आपको छोड़ के तत्काल ही चले गए थे। अब वो ऐसी स्थिति में आपको मालूम है कि तीसरा मोर्चा सक्सेस होगा नहीं, इसलिए आप किसी के सारे खड़े हो गए आकर के, इंडिविजुअल खड़े होने की स्थिति नहीं बनी। इसलिए बीजेपी की स्थिति ठीक है, इसलिए देश में प्रधानमंत्री दोबारा बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ उधर। श्याम सुंदर जी, आपकी बात पे मैं आ रहा हूँ। जयंत चौधरी हमारे पास 29 अक्टूबर को आए थे जयपुर में। 5 लाख नौजवान और किसानों की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारी पार्टी के साथ लड़ने का वादा किया था। 3 दिन बाद उन्होंने गठबंधन कर लिया कांग्रेस के साथ। आज वो कांग्रेस की प्रदेश की सरकार में उनका एमएलए जो है वो मंत्री बने हुए हैं।
और जब देश के चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस के साथ नहीं, वो बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी ने गठबंधन कर रखा। तो प्रदेश और देश की अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लिया जाता है, ये सभी राजनीतिक दलों का अपना अपना स्वेच्छा से लिया हुआ निर्णय है। हमारी पार्टी ने भी निर्णय लिया कि हमें राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के चुनाव में और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। कोर कमेटी ने बैठ के निर्णय लिया है और हम एनडीए के घटक दल के रूप में काम करेंगे। ठीक है सुशील शर्मा जी, आपने जो बीच में कहा, जहां मैंने रोक दिया था आपको कि ये चाहे गठबंधन कर लें और चाहे किसी को भी उतार लें मैदान में, असल बात मुद्दों की है। आप मुद्दों पर लेकर आए थे बात को, और मैं आपको ये कह रहा था कि जो 2-3 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिए हैं उनका जवाब देना आपके लिए कितना मुश्किल कितना आसान होगा। जो ये लगातार एक, जैसे आज राहुल गांधी ने वायनाड से जब नॉमिनेशन भरा तो भाजपा ने प्रहार ये किया है कि हिंदू आतंकवाद कांग्रेस की देन है, ये जो शब्द है वो, और इसलिए राहुल गांधी को वहां जाकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं। देखिए ये जो बातें हैं इनका कोई आधार नहीं है, कोई वो नहीं है। भाजपा इतनी घबरा गई है कि हर जगह हर चीज़ को, विषय को वो धर्म की तरफ, सेना की तरफ और दूसरे मुद्दों की तरफ डाइवर्ट कर रही है। जबकि देश की जनता जो भारत की मूल समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की, किसानों की, मजदूरों की, उस पर चर्चा चाहती है कि देश में आपने 5 साल जो राज किया, जिन वादों के आप आए, उन वादों का क्या हुआ, उनका जवाब दो। और वो सामने है कि आज पूरा देश की जो है नौजवान किस तरह से हैरान और परेशान है, किस तरह से व्यापारियों की हालत है, किस तरह से मजदूरों की हालत है, किस तरह से किसानों की आत्महत्याएं चल रही। ये जो सारा देश में जो हालात बना है उससे ध्यान हटाने का तरीका है। आज मोदी जी 2 जगह से लड़े, अडवाणी जी 2 जगह से लड़े, अटल बिहारी जी 3 जगह से लड़े, दूसरे नेता कितने से लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और अपने साउथ और नॉर्थ के हिसाब से वो अपना आधार बढ़ाने के हिसाब से हमारे नेता वहां से लड़ रहे हैं, यहाँ से लड़ रहे हैं, तो उसको दुष्प्रचार करा जा रहा है। और खुद जब प्रधानमंत्री जी 2-3 जगह से लड़ रहे हैं, जब बात दूसरी हो जाती है उनको गंगा बुला लेती है। अरे आप ऐसी बात करते हैं। सुशील जी मुझे एक चीज बताओ, बहुत संक्षेप में, जब जो चीजें आती है वो आपके अनुकूल हो तो आपको अच्छी लगती है और आपके प्रतिकूल हो तो आपको बुरी लगती है। आपकी यूपीए की सरकार, नहीं हुआ तो सबको पता है। आप ही के देश के प्रधानमंत्री जी से पूछा गया, आप ही के देश के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी से पूछा गया भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश तो लगाओ, तब आपके देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये गठबंधन की मजबूरी है। आप भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाए, गठबंधन की मजबूरी के आधार पे आप क्या देश चलाओगे? देश को कैसे चलाओगे? पूरी दुनिया जानती है यूपीए सरकार के समय क्या हुआ था। पाताल सुरक्षित नहीं था, धरती सुरक्षित नहीं थी, आकाश सुरक्षित नहीं था, भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है सर, ठीक हो गया, समय हो गया। लेकिन एक बात साफ है, जैसा मैंने पहले कहा कि अभी तक भाजपा का घोषणा पत्र आया नहीं है। श्याम सुंदर शर्मा जी, अभी तक भाजपा का घोषणा पत्र आया नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि भाजपा का जो घोषणा पत्र आएगा उसमें किन बिंदुओं को टारगेट किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा क्या आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।